दोस्तों जनरली हमारा ट्रेंड ये रहता है कि कोई सेक्टर जो अच्छा ग्रोइंग हो उसमें से एक कंपनी ढूंढे और वो कंपनी के वैल्यूएशंस बनाए, उसके फ्यूचर एस्टिमेट देखे दोस्तों। लेकिन आज जो कंपनी की हम बात करेंगे उसमें हम ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी खुद ही में अनेक सेक्टर है। ये जो कंपनी है, ये जो सेक्टर में है वो सेक्टर की हमेशा नंबर 1 रही है। ये जो कंपनी है इसे हम दुनिया से कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। होगा दोस्तों यूएस इंडिया से 7 गुनी बड़ी इकोनॉमी, तो वहां की कंपनियां भी जो होगी वो भी हमसे 6-7 गुनी तो बड़ी होगी। पर यस, हम हमारी इस कंपनी को दुनिया की टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। वो सब कंपनियां इससे 3-4 गुनी बड़ी है, जो ऑब्वियस होनी चाहिए। पर ये वो भारत की दोस्तों लार्ज कैप है जो सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। कौन सी? यस, रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिलायंस के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हम उसके हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, हम करंट ट्रेंड देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे अभी ट्रेंड क्या है और ये ट्रेंड इसे किधर ले जाएंगे। हम फ्यूचर एस्टिमेट करने का प्रयास दोस्तों रिलायंस का करेंगे। तो रेडी हो मेरे साथ दोस्तों? इसी प्रकार के अलग अलग सेक्टर के अपडेट चाहते हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिलायंस इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जो बहुत से अलग अलग सेक्टर में है। यहां दोस्तों आपकी रिलायंस पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, एनर्जी, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल वगैरह वगैरह कई और स्टार्टअप है जहां पे भी इन लोगों ने निवेश दोस्तों किया हुआ है। दोस्तों रिलायंस जो टर्नओवर करता है ये कंपेरेबल है सबसे बड़ी कंपनियों में भारत की, जैसे आईओसी, एलआईसी, रिलायंस, तीनों का टर्नओवर ऑलमोस्ट एक जितना है। तो सबसे बड़ी अगर हम कंपनी की भारत की बात करें तो ये 3 कंपनी के नाम आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही कंपनियों के हम प्रॉफिट देखें तो सबसे अव्वल पे आती है आपकी रिलायंस। दोस्तों एकलौती भारत की कंपनी जो 50,000 करोड़ के प्रॉफिट को पार करने में पहली और सक्षम हुई है। दोस्तों ये वही कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम सब कंपनियों को नापे दोस्तों, भारत की सबसे पहली कंपनी जो 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर सकी है दोस्तों। 17 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप। अगर आप इनसे दूसरी कंपनियों को कंपेयर करें तो आईओसी, एलआईसी दूर दूर तक नहीं आती है, पर टीसीएस जैसी कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का है, और एचडीएफसी बैंक जो अभी 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, पर दोनों का मर्जर होके ये भी 15 लाख करोड़ के मार्केट के करीब पहुंच जाएगी। रिलायंस दोस्तों भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी हुई, ये हमको इस डेटा से पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की उन गर्व करने लायक कहानियों में से एक है जहां पे बहुत से लोग दोस्तों सपने लेके निकलते हैं और रैग्स टू रिचेस पहुंचते हैं। दोस्तों कुछ नहीं होता है, सपने होते हैं और वो बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं। दोस्तों ऐसी ही हजारों और कहानी बनने वाली है इस दशक में जब हम भारत को 10 ट्रिलियन की ओर जाता हुआ देखेंगे। दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत 1960 में दीर्घदृष्टा स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी जी और चंपकलाल दामानी ने रिलायंस केमिकल कॉर्पोरेशन के नाम से। 1965 में ये पार्टनरशिप खत्म हुई, पर धीरूभाई अंबानी जी पॉलिस्टर बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए और दोस्तों 1973 में ये बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों 1975 में टेक्सटाइल में ये लोग आगे बढ़े विमल ब्रांड के साथ, और आगे चल के विमल इनकी एक अच्छी ब्रांड बनी। दोस्तों 1977 में ये आईपीओ लेके आए और इनका आईपीओ 7 गुना सब्सक्राइब हुआ, और पहली बार दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ने देखा कि यस हम भी कैसे कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। आगे चल के दोस्तों ये लोग एनर्जी के बिजनेस में आए और 2002 में इन्होंने अपनी लार्जेस्ट डिस्कवरी अनाउंस की, कावेरी गोदावरी बेसिन की, जो वो समय की दोस्तों 3 दशक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, और 2002 के समय की ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस डिस्कवरी थी। दोस्तों ये प्राइवेट प्लेयर की सबसे पहली वो समय की डिस्कवरी थी। दोस्तों 2002-3 में इन्होंने भारतीय सरकार से आईपीसीएल नाम की जो सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी थी ये अपने हस्तक की। दोस्तों 2005-6 में इन्होंने अपने 4 बड़े सेगमेंट को डिमर्ज किया, जिसमें उनका पावर जनरेशन का बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, फाइनेंस जैसी कंपनियां हुई। आपको पता ही होगा दोस्तों एडीएजी ग्रुप के सामने ये बाहर आई, अदानी ग्रुप। आगे चल के ये जो 4 ग्रुप जो अनिल अंबानी ने लीड किए वो दोस्तों सफल नहीं हुए इतने, पर दोस्तों वही समय पे जो रिलायंस रिटेल मुकेश अंबानी ने जो लॉन्च किया इसको जबरदस्त सफलता मिली। इन्होंने रिटेल फॉर्मेट में रिलायंस फ्रेश से 2005-6 में शुरुआत की। दोस्तों यही विजन चाहिए कि आने वाले समय में कौन से उद्योग चलेंगे, वो उद्योग पे नजर करे तो रिटेल आज दोस्तों भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ये इन्होंने पहचान लिया 2005-6 में। दोस्तों उन्होंने जो ये रिटेल फॉर्मेट में बिजनेस शुरू किया, आज दोस्तों इतिहास है। कैसे?
आज इनकी ये जो कंपनी है दोस्तों वो अपने नियर कंपटीटर से 5 गुना ज्यादा धंधा करती है। जो सेकंड नंबर की जो कंपटीटर है दोस्तों वो साल का जितना टर्नओवर करती है उससे दुगना ये लोग हर क्वार्टर में टर्नओवर करते हैं। ऐसा धमाकेदार ग्रोथ दोस्तों रिलायंस रिटेल ने किया। दोस्तों 2010 में ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज में आए, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड के बिजनेस को एक्वायर करके, और दोस्तों आज हम जानते हैं कि टेलीकॉम की ये भारत की नंबर 1 कंपनी दोस्तों बन चुकी है। तो सीधा इससे गणित समझ में आता है कि ये जो करते हैं उसमें नंबर 1 रहते हैं। एनर्जी में नंबर 1, टेलीकॉम नंबर 1, रिटेल नंबर 1। दोस्तों ये वो रिलायंस है जो एक समय सिर्फ सपनों से शुरुआत हुई थी, आज दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में दोस्तों ये भारत का 8% मार्केट शेयर रखते हैं। 100 से ज्यादा देशों में दोस्तों इनकी निकास है। दोस्तों गवर्नमेंट की जो एक्साइज की और कस्टम की ड्यूटी आती है रेवेन्यू की, 5% दोस्तों रिलायंस से आता है। दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर में भारत में सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर है। दोस्तों कोई डाउट नहीं, रिलायंस एक जबरदस्त बड़ी जर्नी हुई। दोस्तों मुझे अभी भी याद है वो समय जब एडीएजे ग्रुप अलग हुआ और कुछ समय का प्रॉब्लम रहे ग्रुप में दोस्तों, उस समय भी रिलायंस थी बड़ी पर ग्रोथ कम था। इनका ज्यादातर स्टेक एनर्जी में था। दोस्तों रिटेल अभी बच्चा था, बड़ा बनता जा रहा था। उस समय यह सोचना मुमकिन नहीं था कि रिलायंस रिटेल एक समय की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। दोस्तों वो समय पे हम भी उम्मीद करते थे कि आने वाले समय में अगर 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे कोई कंपनी पहुंचेगी तो पहली टीसीएस पहुंचेगी। पर देखो रिलायंस ने वो हाथों की रेखा को मिटा दिया और टीसीएस से पहले रिलायंस 50,000 करोड़ पहुंच गई। अब पीछे पीछे टीसीएस की बारी है। यस दोस्तों वो समय भी दूर नहीं जब हम यही कंपनी को 25 लाख करोड़ के एक लैंडमार्क मार्केट कैप पार करता हुआ देखेंगे। दोस्तों आप इनकी जर्नी देख सकते हो कैसे 1992 में बेहद 3,000 करोड़ के टर्नओवर से दोस्तों आज ये लोग 7 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ये साल हम 10 लाख करोड़ का टर्नओवर का एक लैंडमार्क हासिल करेंगे। दोस्तों पर यह टर्नओवर इतना बड़ा कैसे? ऑब्वियस है दोस्तों एनर्जी इनका बढ़िया कर रहा है, पर एनर्जी में ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है और इन्होंने सही समय पे जो रिटेल और टेलीकॉम की एंट्री ली दोस्तों, आज इनके बिजनेस का बड़ा रूप दोस्तों रिटेल और टेलीकॉम से दोस्तों इनको मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखो दोस्तों 1992 में 170 करोड़, अभी 67,000 करोड़ और समय दूर नहीं दोस्तों हम 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे दोस्तों देखेंगे। तो ये प्रॉफिट बढ़े क्यों? दोस्तों अगर इन्होंने इमर्जिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं रखा होता तो क्या इतना टर्नओवर दोस्तों उनको मिल पाता? क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों इनको मिल पाती? दोस्तों यही ध्यान हम सबको रखना चाहिए। दोस्तों आप ये डेटा में देख सकते हो 2010 में ये 24,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच चुकी थी, पर 2010 के बाद दोस्तों एनर्जी के चैलेंजेस के कारण आप देखो तो इनको लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पार करने में 6 बड़े साल लगे। दोस्तों ये 6 सालों में आज अगर 24,000 करोड़ को पार कर सकी, पहली बार 2016-17 से इन्होंने वापस जंप लिया, तो दोस्तों उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके रिटेल का भी दोस्तों आता है, रिटेल एंड टेलीकॉम। दोस्तों 150 करोड़ की इक्विटी 1992 की पेड अप इक्विटी आज 7,000 करोड़ में करीब कन्वर्ट हो गई है। कंपनी ने कंसिस्टेंट इतने वर्षों से प्रॉफिट किया है। दोस्तों ये खूबी होती है बिजनेस की, मैनेजमेंट की, कि वो मुश्किल समय में भी अपनी कंपनी को लॉस में नहीं आने देते। दोस्तों दे नेवर मेड लॉसेस। आप देख सकते हो दोस्तों, इसीलिए इनका पेड अप कैपिटल जो 1992 में 158 करोड़ था, 150 करोड़ मान लीजिए, और रिटेन्ड अर्निंग जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने से होती है जो खाली 1700 करोड़ थी, दोस्तों बढ़ते बढ़ते आज इनकी रिटेन्ड अर्निंग दोस्तों 8 लाख करोड़ पहुंच गई है। दोस्तों आप लोगों का यानी इन्वेस्टर का पैसा इसीलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कंसिस्टेंट डिविडेंड देने के बावजूद इतनी बढ़िया बढ़ी है। दोस्तों ये जो सफर हुई 2000 से 8 लाख करोड़ की, इसी से आपकी वैल्यू होती है, क्योंकि आप ही का जो पैसा है शेयर में, आप अगर स्टेक होल्डर हो तो 2000 करोड़ में भी आपका स्टेक था, आज 8 लाख करोड़ में आपका स्टेक है। कोई डाउट नहीं दोस्तों, जबरदस्त पैसा दोस्तों ऐसे ही बनता है। हिस्टोरिकल मार्जिन आप देख सकते हो दोस्तों, नेवर दे मेड लॉसेस, 9% के करीबन उनके मार्जिन है एनर्जी क्षेत्र में होने के बावजूद। और पूरी हिस्ट्री का अगर उनका हिस्टोरिकल पी देखे तो वो खाली दोस्तों 17 है, क्योंकि इनको 50% धंधा प्राइमरी सेक्टर ऑयल या एनर्जी से आता है, जहां पे दोस्तों कम पी मिलता है। तो दोस्तों हमने अगर पैसा लगाया 30 साल पहले, हमारा पैसा 300 गुना बढ़ा। जी हां दोस्तों, इनका विजन यही है जो इन्होंने किया दोस्तों, नंबर 1। फिर चाहे सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी हो, चाहे टेलीकॉम हो या चाहे रिटेल हो। दोस्तों अब हम आते हैं करंट ट्रेंड पे, अभी क्या चल रहा है। दोस्तों कोविड में हमने देखा कई इंडस्ट्री अफेक्टेड थी,
ये लोगों ने कोविड के बाद के ही साल दोस्तों लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट बना दिए। दोस्तों ये जो ट्रेंड है ग्रोथ की, ये Q1 में बरकरार थी और Q2 में भी दोस्तों इनके बढ़िया नतीजे आए हैं। डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। दोस्तों Q2 के जो नतीजे आए, अगर हम Q1 के साथ कंबाइन करके H1 के डेटा देखें तो दोस्तों 43% से इनका बिजनेस बढ़ा है। सो यस दोस्तों, एलिफेंट कैन डांस। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद दोस्तों 43% का ग्रोथ एक जबरदस्त अचीवमेंट है दोस्तों। ये सीधा बताता है दोस्तों डिमांड बरकरार है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट इनके 20% से बढ़े। दोस्तों धंधा 43, प्रॉफिट 22, प्रॉफिट भी 43 से बढ़ने चाहिए। इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है उसने अफेक्ट किया दोस्तों इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को, और साथ में बढ़ते इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों इनके प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। यस दोस्तों, इनके जो प्रॉफिट अफेक्ट हुए हैं ये ऑयल टू कंज्यूमर O2C का जो इनका जो सेगमेंट है एनर्जी, वहां पे अफेक्ट हुए हैं। वहां पे बढ़े हैं दोस्तों कंटिन्यू कॉमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण। बाकी दोस्तों सेल्स इनके चारों दिशा से बढ़ के आए हैं। दोस्तों उनका ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस जो कोविड में अफेक्टेड था दोस्तों, इसने भी ये H1 में 44% का ग्रोथ हासिल किया है बढ़ती एनर्जी की डिमांड के कारण। दोस्तों दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल ने कमाल किया है 47% का ग्रोथ, और ये जो नया बिजनेस है दोस्तों ये टोटल टर्नओवर के 23% सेल्स को आज कंट्रीब्यूट करने लगा है। जी हां दोस्तों, इनका रिलायंस रिटेल जो अभी 2006 में शुरू हुआ दोस्तों, ये पिछले साल 2 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करने में कामयाब हुआ, जहां पे अभी HDFC बैंक या TCS, HDFC सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, TCS सबसे बड़ी IT की कंपनी, ये दो भी नहीं पहुंचे हैं। ये दो भी इस साल पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो ये एक जबरदस्त बड़ा अचीवमेंट हुआ रिलायंस रिटेल का। दोस्तों जियो का ग्रोथ भी बढ़िया है, तो ये हर जगह से दोस्तों बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। ये मल्टीपल इंजन से ये बिजनेस चल रहे हैं दोस्तों। इन्हीं चीजों के कारण मैंने आपको बताया कि हम इस साल रिलायंस 10 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने में सफल हो सकता है, और 1 लाख करोड़ के नजदीक पहुंचने में ये लोग सफल रहेंगे। दोस्तों H1 के नतीजों में जो नेगेटिव चीजें हैं उसमें एक फाइनेंस कॉस्ट भी है, जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण दोस्तों 19% से बढ़ी है। दोस्तों इनका सबसे मेजर कॉस्ट, सबसे बड़ा खर्चा रॉ मटेरियल होता है, जो 66% टोटल खर्चों को कंट्रीब्यूट करता है, वो भी दोस्तों 47% सेल्स ग्रोथ से ज्यादा, यानी 58% से बढ़ा। तो इन दोनों चीजों ने दोस्तों उनके मार्जिन को डिक्रीज किया। जी हां दोस्तों, इन्हीं कारणों से जब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, आप इनके मार्जिन देखो कंटिन्यू डिक्रीज मोड पे है। पिछले साल Q3 में दोस्तों 10% था, एनुअल में 9.4, फिर 9, और इस बार दोस्तों 8% के मार्जिन। तो ये घटते मार्जिन की वजह से आप रिलायंस को थोड़ा करेक्शन में देख रहे हो। इन्फ्लेशन जैसे कूल ऑफ होगा दोस्तों, मार्जिन को वापस इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। दोस्तों इनकी टोटल बोरोइंग देखे, ग्रॉस डेप्ट, तो दोस्तों ये 2.7 लाख करोड़ है। अगर आप इसको उनकी रिजर्व जो 7 लाख करोड़ है उससे कंपेयर करो तो दोस्तों 37% की उनकी डेप्ट टू इक्विटी होती है, जो कंफर्टेबल है दोस्तों। पर यही डेप्ट टू इक्विटी को दोस्तों और धीमे धीमे नीचे लाना है। कंपनी ने जो पिछले साल नेट डेप्ट फ्री होने की बात की थी, मतलब कैश इक्विवेलेंट और टोटल डेप्ट दोनों एक जितना हो, पर ये वापस आज फिगर बिगड़ी है उनकी बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से। तो दोस्तों करंट ट्रेंड हमने देख लिया, ग्रोथ बढ़िया है। प्रॉब्लम किधर है? मार्जिन्स डिक्रीज हो रहे इन्फ्लेशन में। आने वाले समय में ग्रोथ हम इस कंपनी से जबरदस्त उम्मीद करेंगे, मार्जिन इंप्रूव होंगे इन्फ्लेशन के साथ। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गुड, सेल्स इज वेल। इन्फ्लेशन जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है वो इनको बिगाड़ रहा है, जो सुधरेगा। अब हम दोस्तों बारी बारी इनके दोनों बड़े बिजनेस चेक करेंगे, जियो एंड रिलायंस रिटेल, क्योंकि यही वो दो इंजन है जिसके दम पर ये और बड़ी उड़ान उड़ेगा। दोस्तों जियो हुई एक टेलीकॉम की कंपनी, तो टेलीकॉम में अब तक का अनडिस्प्यूटेड राजा था भारती। लेकिन दोस्तों अगर आप ये फिगर देखो तो जस्ट आपके सामने है दोस्तों, टोटल AGR एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू जो टेलीकॉम को आ रहा है, 45% शेयर खाली जियो के पास आ रहा है। तो दोस्तों जियो सबसे बड़े खिलाड़ी नंबर 1 बन चुके हैं। दोस्तों इनका मार्केट शेयर भारत का 36% का है। करीबन दोस्तों 43 करोड़ सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन 135 करोड़ के पॉपुलेशन में से दोस्तों 43 करोड़ लोग जियो पे आ चुके हैं, जो एक बड़ी सिद्धि है। क्योंकि इतने सब्सक्राइबर दोस्तों एयरटेल जो एकदम पुराना खिलाड़ी है उनके भी नहीं है। उनके इतने सब्सक्राइबर दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस को मिला के होते हैं। इंडिया देखें, जियो इज नंबर 1। पर कैपिटा डेटा यूजेज अगर हम देखें तो दोस्तों 2020 में 12.6 GB पर मंथ यूज होता था, ये आज 22 GB पर मंथ पहुंच चुका है।
दोस्तों सबसे खास बात, टेलीकॉम की कंपनी में अगर हम यूजर देखते हैं तो यूजर के साथ वो यूजर स्पेंड कितना करते हैं वो भी देखना चाहिए, जो ARPU से पता चलता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। दोस्तों इन्होंने शुरुआत तो दोस्तों फ्री में दी थी, पर इनको पता था इनका फ्री यूज करोगे क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि आप फ्री को छोड़ोगे नहीं, तो पहले शुरुआत फ्री में हुई, पर बाद में 2020 में 134 ARPU इनको मिलती थी। दोस्तों आज वही ARPU 2022 में 177 पहुंच गई है, जो इंडस्ट्री की सबसे लीडिंग हुई। तो लोग क्यों जियो पे स्पेंड करते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको वो मिलता है जो उन्हें चाहिए। अब दोस्तों ये लोग 5G रोल आउट पे है, तो 5G रोल आउट के कारण ये 177 का ARPU भी और इंक्रीज होगा। दोस्तों 5G में आप देखो तो सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम इनके पास है, बाकी दो कंपटीटर एक तरफ और रिलायंस जियो का स्पेक्ट्रम एक तरफ। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर इनके डेटा देखो, इनके यूजर बढ़ते जा रहे हैं, नेट एडिशन हर महीना बढ़ता जा रहा है, Q2 में नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ गया है, ARPU इंक्रीज हो रही है, 5G आ रहा है। दोस्तों इसी क्वार्टर में 24,000 करोड़ का धंधा 23% ग्रोथ के साथ दोस्तों इन्होंने किया है। आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर एक नए हाई के साथ रेवेन्यू आ रही है। दोस्तों आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो तो ये क्वार्टर में 4700 करोड़ का प्रॉफिट, यानी करीबन 16% इंडस्ट्री के लीडिंग मार्जिन हुए। दोस्तों आप इनको इंडस्ट्री लीडर भारती से कंपेयर करो तो भारती के 5-6% मार्जिन, इनके 16% मार्जिन, तो ये बिजनेस भी एफिशिएंटली दोस्तों रन कर रहे हैं। इन डेटा के आधार पे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि अगर टेलीकॉम में मुझे इन्वेस्ट करना है तो सबसे तगड़ा ग्रोथ जियो के पास है, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी जियो के पास है, मेरी पहली प्रायोरिटी जियो होनी चाहिए भारती से भी ज्यादा। मुझे उम्मीद है दोस्तों रिलायंस जियो यानी टेलीकॉम का पार्ट हमने प्रॉपर समझा होगा। अब दोस्तों हम जा रहे हैं रिलायंस रिटेल यानी रिटेल डिवीजन को समझने में। दोस्तों रिटेल जो कि टच इंटेंसिव सेक्टर थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग रेगुलरली कोई ना कोई डीमार्ट में या रिलायंस रिटेल में जाया करते थे, बहुत सारी बार फ्रीक्वेंटली, पर फिर कोविड आने से दोस्तों फुटफॉल की कमी हो गई थी। लोगों ने क्या किया, कम जाएंगे बड़ा बिल बना के आएंगे, तो कम जाते थे, टर्नओवर आ रहा था, पर स्टिल वी कैन से इट वाज अफेक्टेड इंडस्ट्री। लेकिन जैसे धीमे धीमे दोस्तों कोविड जा रहा है, रिटेल वापस से फॉर्म में आ रही है। दोस्तों रिलायंस रिटेल में पिछले क्वार्टर हाईएस्ट एवर फुटफॉल देखे गए, 18 करोड़ लोगों ने रिलायंस रिटेल में गए। दोस्तों जब भी हम रिटेल सेक्टर देखें तो फुटफॉल जरूरी है। अच्छा फुटफॉल पाने के लिए एक्सपांशन यानी नंबर ऑफ स्टोर होने जरूरी है, और उन स्टोर पे लोग आने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों रिलायंस रिटेल अव्वल आता है। दोस्तों जो भी अलग अलग टाउन क्लासेस हम देखें, Tier 1, Tier 2, Tier 3, हर जगह पे दोस्तों ग्रोथ दिखाई दिया है। लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़िया कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वार्टर में रिलायंस ने लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू हासिल किया एफिशिएंट मार्जिन के साथ। दोस्तों सारे स्टोर मिला के करीबन 25 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो 45% का पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ बताता है। दोस्तों इस क्वार्टर में भी इन्होंने 795 नए स्टोर ओपन किए, तो इनके स्टोर की संख्या 16,000 पार हो चुकी है। दोस्तों ये क्वार्टर में 9 मिलियन स्क्वायर फुट जगह, क्योंकि रिटेल स्क्वायर फुट से भी गिना जाता है, तो इसके हिसाब से ये लोग 50 मिलियन स्क्वायर फुट रिटेल स्पेस को पार कर चुके हैं। साथ ही में दोस्तों जियो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी आने वाले समय में कमाल करेगा। ये क्वार्टर का टर्नओवर 43% प्लस, ग्रोसरी और फार्मा में जिन इन्होंने निवेश किया था वहां का टर्नओवर डबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, लाइफस्टाइल 40% प्लस, डिजिटल न्यू कॉमर्स 60% प्लस, और ये उनके 18% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों एम्प्लॉय बेस 4 लाख पार हो चुका है सिर्फ रिलायंस रिटेल का। दोस्तों आप देख सकते हो इस क्वार्टर 65,000 करोड़ का टर्नओवर, 2300 करोड़ का प्रॉफिट, करीबन 3.5% मार्जिन से रिलायंस रिटेल के मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो इसी को अगर हम डीमार्ट जो कि नंबर 1 है रिटेल में, उससे कंपेयर करें तो डीमार्ट का टर्नओवर खाली 30,000 करोड़, इनका टर्नओवर 2 लाख करोड़ से ज्यादा। प्रॉफिटेबिलिटी डीमार्ट की ज्यादा है, वो 60% मार्जिन है, इनके मार्जिन 3.5% है, क्योंकि डीमार्ट डेब्ट फ्री है, इनके सर पे डेब्ट है, तो ये हाईली एग्रेसिव कंपनी है, जबरदस्त ग्रोथ करती है, मार्जिन इनके डीमार्ट से कम है। दोस्तों रिटेल में आप चाहो तो डीमार्ट भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि डीमार्ट बिल्कुल डेब्ट फ्री है। ये टेलीकॉम की तरह नहीं है जहां भारती नंबर 2 पे है, लेकिन उनके मार्जिन भी रिलायंस को मैच नहीं करते, तो वो केस में तो जियो ही सबसे बेहतर है। रिटेल में देखो तो डीमार्ट भले सेकंड नंबर पे है, रिलायंस जितना धंधा नहीं करती है, पर दोस्तों उनके मार्जिन बेहतर है। दोस्तों पिछले 5 सालों में खाली 10 गुना टर्नओवर दोस्तों बढ़ा है रिलायंस रिटेल का, तो ग्रोथ में दोस्तों लाजवाब है ये लोग। दोस्तों 2015 में रिटेल पूरे रिलायंस का खाली 1.7% था, पर आज आप देखो तो रिलायंस रिटेल और डिजिटल मिलके 35% रिलायंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज रिलायंस का जो मार्केट कैप आप 17 लाख करोड़ देख रहे हो, इसमें बड़ा रोल रिलायंस रिटेल और जियो का है।
दोस्तों एनर्जी में भी ये बड़े इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जिनके कारण एनर्जी इनको नीचे ना खींचे। दोस्तों इनके नए बिजनेस जो कि नेटमेड है, ऑनलाइन फार्मा की कंपनी है, 48% से ग्रोथ हुआ है। फिर दोस्तों इनकी जो ऑनलाइन लिंजरी की कंपनी है ज़ाइवेम, उन्होंने 15 स्टोर भी ओपन किए नए। अर्बन लैडर भी सारे अलग अलग शहरों में दोस्तों ग्रो करता जा रहा है। तो ये लोग ग्रो चारों ओर से हो रहे हैं। दोस्तों इन डेटा के आधार पे हम कह सकते हैं इनको ग्रोथ बढ़िया मिलेगा सब जगह से। दोस्तों चार्ट आपके सामने है। ऑलरेडी 1995 से 2007 तक ये 20 गुना हो चुका था। दोस्तों 2006 के बाद हमने ग्रुप्स में प्रॉब्लम भी देखे, एडीएजी ग्रुप अलग हुआ और इसके कारण दोस्तों स्टॉक करेक्शन में था। एनर्जी बिजनेस में ये ज्यादा थे। इनके प्रॉफिट मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, वापस से कब प्रॉफिट में इन्होंने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, 2017 में। तो ये वही 2017 से आप देख सकते हो रिलायंस ने वापस से ब्रेकआउट दिया। पर अब ये ब्रेकआउट था दोस्तों एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम के साथ। अब जो कि दोस्तों आप लोग सीखे हुए हो कि ब्रेकआउट के बाद एक्सटेंशन के टारगेट सेट होने चाहिए दोस्तों, जबकि ग्रोइंग कंपनी है, एवरीथिंग इज गुड। 2762 का आपका एक्सटेंशन का आने वाले कुछ सालों का टारगेट था, 6 to 8 ईयर का टारगेट। दोस्तों इन्होंने 5 साल में, यानी अभी 5-6 महीने पहले इन्होंने वो टारगेट क्लियर किया जो आप लोगों ने सेट किया हुआ था करीबन 800 रुपए से। तो दोस्तों आपका 800 से 2650 का ये टारगेट 6-7 साल में क्लियर हुआ। दोस्तों उसी प्रकार से हम कहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद की जो बुलिश एंगल्फिंग होती है उनके भी टारगेट निकालने चाहिए। दोस्तों उस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के भी आपके टारगेट दोस्तों 2650 के आसपास ही होते हैं। तो आपके दोनों एक्सटेंशन और बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट दोस्तों दोनों क्लियर हुए आपको दिख रहे हैं। दोस्तों इसीलिए दोस्तों कुछ महीने पहले हमने जब ये टारगेट आया हमने आपको 5% प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड किया था। पर दोस्तों अभी हम कहां हैं, हम अभी वहीं हैं। रिलायंस अभी वहां पे ब्रेक लगी है पर टूटा नहीं है। टूटा इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड जबरदस्त आती जा रही है। प्रॉफिट उनके अफेक्टेड है इन्फ्लेशन से, जो हम जानते हैं इन्फ्लेशन निकलते ही प्रॉफिट दौड़ेंगे। तो अब आने वाले समय की दोस्तों हमारी रणनीति क्या होती है दोस्तों, 2000 के करीब हम इसको वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों 2000 के करीब अगर एक्यूमुलेट करते हैं, अब की बार जो ये रैली करेगा दोस्तों हम इससे मल्टी ईयर रैली की उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इंजन से दोस्तों आपका रिलायंस चल रहा है। हमें उम्मीद है दोस्तों 9.25 लाख करोड़ के टर्नओवर की और 75,000 करोड़ के प्रॉफिट की। प्रॉफिट इस बार ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के कारण, पर दोस्तों यही टर्नओवर आने वाले समय में हम दोस्तों 12-15% तो ग्रोथ उम्मीद करेंगे ही ना। देखो रिटेल और जियो में तो 20% ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए, पर ये पूरा रिटेल नहीं है, ये पूरा डिजिटल नहीं है। आधा धंधा ऑयल से आता है, उधर इतना ग्रोथ नहीं आएगा। तो दोस्तों 12-15% के कंजर्वेटिव ग्रोथ के साथ 2030 तक उम्मीद करूंगा ये कंपनी 25 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करेगी। दोस्तों ये कंपनी अपने 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट के लैंडमार्क को दोस्तों पार कर सकती है। दोस्तों इन डेटा के आधार पे कंपनी की फेयर वैल्यू भी 6000 उस समय होती है। अब शेयर आपका फेयर वैल्यू से दुगना तो चलता है ना नॉर्मल कंडीशन में। दोस्तों आने वाला समय 100% अच्छा मान सकते हैं, पर दोस्तों हर एक बिजनेस में एक लिमिटेड वेटेज रखे। सब चीज अच्छी हो, कुछ खराबी क्या आ जाए वो आपको भी पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5% वेटेज रिकमेंड करते हैं, पर वी आर नॉट अ टिप प्रोवाइडर। हम एक एजुकेशन की इंस्टीट्यूट है, हमारा काम एजुकेशन देना है, आपको सिखाना है। आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो कितना वेटेज रखना है। अगर आपके पास भारती भी थोड़ा बहुत है तो देखो पहली प्रायोरिटी तो रिलायंस ही होनी चाहिए, पर आपके पास डिमांड भी है, डिमांड होना चाहिए। अगर वो भी है तो आप इसका वेटेज थोड़ा कम कर सकते हो, और एल्स 5% वेटेज इज अ प्रॉपर वेटेज फॉर दिस टाइप ऑफ वेल्थ क्रिएटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का जो ये सेशन था ये लर्निंग में दोस्तों काम लगा होगा। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद टू एवरीवन।